देखिए, इरशाद जैसे जो व्यक्ति है वहां पर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और देखिए, आप देखिए कि जहां पर मिलिट्री, जहां की आका हो और मिलिटेंट को असेट माना जाता हो, जो आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी हो, जहां देश विश्व भर में जहां पर भी आतंकी घटना हो, उसका केंद्र बिंदु बाद में पता लगे कि सोर्स कहां से है, रिसोर्स कहां से निकला है, तो पाकिस्तान से निकला है। और जिस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि आतंकवाद की मदरबोर्ड है ये। और सबको पता है कि वहां मिलिट्री किस तरह से शासन करती है और आईएसआई किस तरह से सरकार चलाती है और आतंकी किस तरह से सरकार चलाते हैं। ये तो पाकिस्तान का चेहरा सबने देखा है। और यूएन के द्वारा सबसे ज्यादा ब्लैक लिस्टेड कोई आतंकवादी है, 70% कोई आतंकवादी निकलते हैं तो पाकिस्तान से निकलते हैं। वहीं इंडिया को देखिए आप, यहां पर दलाई लामा आते हैं, इनके यहां पर दाऊद इब्राहिम आते हैं, हाफिज सईद तो एक छोटा सा नाम है, ऐसी लंबी फहरिस्त है राकेश पांडे जी। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तान है जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर महात्मा गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना साकार हो रही है। एक ऐसा देश जो लोकतंत्र की नियमों को पालन करता है, लोकतांत्रिक देश है, संप्रभु देश है, स्वावलंबन है, जहां पर समृद्धि है, विकास है, रोजगार है, सबका साथ सबका विकास है। वहीं पाकिस्तान है कि भीख का कटोरा लेकर के घूमता रहता है। अरे सुई बनाने की तो हैसियत नहीं है। इंडिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ऐसा है, एक को कहते हैं बेइज्जती, एक को कहते हैं घोर बेइज्जती। एक मिनट मनोज यादव जी, एक मिनट। मैं मनोज यादव जी, मैं आना तो के सिन्हा साहब के पास रहा था, लेकिन चूंकि आपने इरशाद साहब आपने कटोरा की बात कह दी है तो मैं अवधेश जी के पास पहले जा रहा हूं। अवधेश जी, जरा इन्हें बताइए कि कटोरा लेकर कौन दुनिया के पास जा रहा है? भीख तक नहीं मिल रही है। आपके इमरान खान खुद स्वीकार कर चुके हैं। इरशाद भाई अपने ऐसा है कि इस समय दुनिया में, अरे सुनिए, दुनिया में यमन, लिबिया, सीरिया ऐसे देशों के बाद सबसे ज्यादा कोई डिस्क्रेडिटेड नेशन है तो वो पाकिस्तान है इस समय। अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान का भी अब तालिबान जगह जगह बात करके अपने को उससे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। भारत से उसने बांधने में मदद मांगी है कि आइए, अरे सुन लीजिए, आइए एक करके समय कम होता है, प्लीज सुना करिए सर, सुना करिए। सुनिए, ऐसा है राकेश पांडे, भारत के विभाजन के साथ ही पाकिस्तान ने स्टेट टेरर को स्पॉन्सर करना शुरू किया। इधर विभाजन हुआ और उधर वहां से टेररिस्ट कश्मीर में घुसे और उन्होंने घुस के क्या किया है, वहां कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लूटा है, गहने लूटे हैं, खच्चर पर ले गए हैं। तो एक ढांचा उसी दिन से चल रहा है, कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। और ये जो हाफिज सईद और बाकी को बैन नहीं लगा रहे, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। क्योंकि हमारे यहां या किसी देश में कोई अगर दहशतगर्द हो जाता है तो वो विद्रोह करके होता है। वहां स्टेट ने स्पॉन्सर करके, ट्रेनिंग दे करके, पैसे दे करके उनको बनाया है। तो स्टेट जब बनाती है तो उसमें पॉलिटिशियन, उसमें ब्यूरोक्रेट, वहां की फौज, वहां के बड़े बड़े जो मजहबी लीडर हैं, जो मुल्ले हैं और साथ साथ बड़े पैसे वाले हैं, तो ये सब मिलजुल के जब बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वैसे उसको अगर आप पूरी तरह बैन कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो आपकी पोल दुनिया में खोलेगा। तो हाफिज सईद अगर नजरबंद है, देखिए परवेज मुशर्रफ जब बाहर से लौट के आए तो वहां के चुनाव आयोग ने, वहां की कोर्ट ने उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन हाफिज सईद नजरबंद है, वो बेचारे बाहर मर गए, अच्छे बुरे रहे। तो वो ये है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को देख के हैरत की कोई बात नहीं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज साहब की पार्टी के जब प्रवक्ता यहां बैठ के कह रहे हैं कि हाफिज साहब नहीं, और उनको खुद ये बात नहीं समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, वो मजबूरी में देश के बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो बात आरजू ने कही कि हाफिज सईद जेल नहीं जा सकता है, नजरबंद करके रखे रहेंगे, के सिन्हा साहब, ये तो बड़ी मुश्किल होने वाली है भविष्य में पाकिस्तान के नजरिए से हिंदुस्तान के लिए कि अगर ये आतंकी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो ऐसे मुल्क से कौन बात करने जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। राकेश जी, जय हिंद। और पाकिस्तान से जो इतने भी गेस्ट हैं उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आरजू ने मैम जो हैं वो खातून ने हमारे इरशाद साहब, राजा साहब को जो आईना दिखाया और आपने पूछा कि पाकिस्तान के पास कौन जाएगा, पाकिस्तान का हर्ष क्या होगा। देखिए, आरजू ने क्या कहा था, 2018 का इलेक्शन का ध्यान रखें, मिल्ली मुस्लिम लीग होती थी। ये इसी तरह जैसे आपने कहा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, वो उसी का हिस्सा है और ये बैन कर दिया गया।
2018 में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसमें सारे आतंकवादी थे इसी तरह के। आपने अभी तो गिनाए 10 आतंकवादी, आपने तलहा शहीद का नाम लिया, आपने खालिद नाइक का नाम लिया और मसूद सिद्दू कहते हैं उनके सन इन लॉ, जो कि ये नहीं कि केवल 26/11 के इसके बाद में इनको हुआ है और ये 10 आतंकवादी हैं। इसके अंदर में यदि इनके प्रेसिडेंट का आप नाम जानेंगे, खालिद मसूद सिद्दू, जो PMLN के में भी माना जाता था कि कभी इनका पैट था, इरशाद साहब मानते होंगे। तो ये इरशाद साहब बताए ना कि आपने बहुत अच्छी बात ये कही और आरजू क्या कह रही है कि वहां के जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हो, जेल 150 केसेस हैं उनके अगेंस्ट में, तो जुडिशरी उनको टोटल सपोर्ट करती है। इदारों में जब बात होती है तो आर्मी ऐसे उनको नहीं चाहता, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ ऐसे तो जब यहां से इमरान खान खत्म हो गए और बाहर से नवाज शरीफ साहब आए, तो आप बताइए आएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर कोई तो बनेगा ना। तो प्राइम मिनिस्टर बनाने, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होंगे। इलेक्शन कहते हैं ना, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ इदारे हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी है, तो फाइनली किसके पास जाएगा? पपेट तो भले ही चेहरे हों, चाहे आप कह दें कि तहला तो एक चेहरा होगा, ये क्योंकि इनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। तक बात कर रहा है, इनके भले ही कह ले तहरीके तालिबान पाकिस्तान, चाहे बलूचिस्तान के लोग जाते हैं, मार्च करते हैं, उनको पूरा का पूरा मिल जाता है। आज पाकिस्तान इतना कंफ्यूज हो चुका है, इतना कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि आर्मी चाहती है कि जितने भी आपके इस तरह के तंत्र हैं, जो तंजीमें हैं, उनका बोलबाला हो, क्योंकि चाइना उनको कहता है कि आप इंडिया में कुछ कराओ। ठीक है, पहनी हुई है। इरशाद साहब, क्या तैयारी ये है कि हाफिज सईद के पास पीएम की पावर चली जाएगी क्या? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं, देखें बात सुने, एक जमात इतनी बड़ी जमात नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान में 5 सीटें 10 सीटें अगर वो लड़े, अगर उन्हें लड़ने दिया गया 5-10 नहीं है, 5-10 सीटें वो लेके अरे किस दुनिया में है? वजीर आजम नहीं बनता है। पाकिस्तान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है हाफिज सईद की पार्टी। नेशनल वजीर आजम, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 5-10 सीट पे वजीर आजम नहीं बनता। वजीर आजम तो मैं बोलूं, होने का भी मौका मिला है ना 20 मिनट बाद। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम कोई चेहरा तो है नहीं।